नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो डाटा पर डाका, इसमें आपका स्वागत है। और अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए, संभल जाइए, क्योंकि ई कॉमर्स साइट्स पर आपका डाटा कभी भी लीक हो सकता है। जी हां, ताजा केस ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिग बास्केट का है, जहां से करीब 2 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी हो गया है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 2 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी हुआ है। खबर है कि डार्क वेब में इस डेटा की कीमत 30 लाख रुपए है। कोरोना काल में तो डेटा में सेंधमारी की खबरों की बाढ़ सी आ गई है। आखिर किसी यूजर का डेटा लीक कितना बड़ा खतरा है? फेस्टिव सीजन में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रांजैक्शन करें तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपका डेटा लीक ना हो? और जो डेटा लीक हो चुका है, जो खबर आई है 2 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हुआ है, अब उन डेटास का क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम समझेंगे तमाम बारीकियां कि आखिर आप कैसे इससे बच सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका डेटा सुरक्षित हो। इस पर होगी बात, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। नए दोस्त बनाना हो या पुराने दोस्तों से चैटिंग, कपड़े जूते खरीदने हो या घरेलू सामान और सब्जी, इंटरनेट ही वो ठिकाना है जहां हर किसी की तलाश खत्म होती है। बस एक क्लिक और हो गया काम। इंटरनेट पास हो तो जिंदगी आसान लगने लगती है, लेकिन ऊपर से ये जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर आप जो पर्सनल डेटा देते हैं वो चंद पैसों में साइबर अपराध की मंडी में बेच दिया जाता है। ऐसा ही हुआ है ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर बिग बास्केट के साथ, जिनके डेटा में सेंध लग गई है। साइबर इंटेलिजेंस कंपनी साइबर के मुताबिक करीब 2 करोड़ कस्टमर्स की डिटेल्स लीक हो गई हैं। अब इस डेटाबेस की SQL फाइल करीब 15 GB की है। साइबर के मुताबिक बिग बास्केट के यूजर्स का डेटा डार्क वेब यानी साइबर क्राइम मार्केट में $40,000 यानी करीब 30 लाख रुपए में बिक रहा है। साइबर के मुताबिक बिग बास्केट के डेटा को 14 अक्टूबर 2020 को चोरी किया गया था, जिसमें नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, पासवर्ड, पिन, कॉन्टैक्ट नंबर, IP एड्रेस और लोकेशन जैसी महत्वपूर्ण डिटेल्स शामिल हैं। ये खबर आने के बाद बिग बास्केट ने डेटा लीक के खिलाफ साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है और साइबर एक्सपर्ट्स के दावों में कितना दम है, इसकी जांच शुरू कर दी है। ये डेटा अगर गलत हाथों में चला गया तो उसका न सिर्फ गलत इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि आपका अकाउंट खाली भी हो सकता है। पिछले कुछ सालों से यूजर्स के डेटा लीक, ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम की खबरें बड़ी तेजी से बढ़ी हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग जैसी सुविधाओं के आने से इसमें और बढ़ोतरी देखी जा रही है, जबकि कोरोना काल में तो इनकी बाढ़ ही आ गई है। अब सवाल उठता है कि डेटा लीक से कैसे बचें? तो इसका जवाब है जरा सी सावधानी और जानकारी। क्योंकि जब भी हम अपने स्मार्टफोन में कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप हमसे कई एक्सेस मांगता है। ये आपके ऊपर है कि आप किस ऐप को कौन सा एक्सेस देते हैं। आप पहले से दी गई परमिशन को भी बंद कर सकते हैं। आप ऐसा 5 आसान स्टेप्स में कर सकते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले सेटिंग में जाएं। दूसरा स्टेप, ऐप सेटिंग में परमिशन के ऑप्शन को क्लिक करें। तीसरा स्टेप, इसके बाद आपके सामने कई परमिशन ऑप्शन खुल जाएंगे। चौथा स्टेप, आपने किस ऐप को स्मार्टफोन की कौन सी परमिशन दी है वो यहां देख सकते हैं। पांचवा और फाइनल स्टेप, आप जो जानकारी साझा नहीं करना चाहते उसकी परमिशन बंद कर दें। सोशल मीडिया साइट्स पर अकाउंट बनाने से पहले बहुत सी टर्म एंड कंडीशन आती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पढ़े बिना ही आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं। निजी डेटा लीक ना हो, इसके लिए टर्म एंड कंडीशन को पूरी तरह से पढ़ें। ये इंटरनेट का दौर है, अब सभी चीजें घर बैठे एक क्लिक पर होने लगी हैं।
इस दौर में जहां दुनिया छोटी हो गई है, वहीं डेटा लीक, बैंकिंग फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम तेजी से बढ़े हैं। तो जरूरत है कि हम जागरूक बने, सावधानी बरतें और सतर्क रहें, ताकि इस तरह के अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि एक बड़ा दावा किया गया है साइबर इंटेलिजेंस एजेंसी साइबर की तरफ से कि 2 करोड़ यूजर्स का जो डेटा है बिग बास्केट का वो लीक हुआ है। ये बड़ा दावा किया गया है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं प्रशांत माली, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और हमारे साथ विराग गुप्ता हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत माली जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि बड़ी खबर आई है और ये दावा किया गया है कि जो ई कॉमर्स कंपनी बिग बास्केट है, उसके 2 करोड़ यूजर्स के डेटा में सेंधमारी हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जिन लोगों का डेटा चोरी हुआ है, इसका क्या क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि डेटा जो चोरी की बात की गई है, उसमें नाम, पता, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ओटीपी, पिन, कॉन्टैक्ट नंबर, आईपी एड्रेस, लोकेशन, ये सारी चीजें शामिल हैं। जब ये सारी चीजें लीक हो गई हैं, तो इसका क्या क्या गलत इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो डेटा लीक हुआ है वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा जो हमारा सेक्शन 43A है उसके दायरे में आता है, और इसके उपयोग से आइडेंटिटी थेफ्ट का सबसे बड़ा क्राइम हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का क्राइम ने भारत के साइबर स्पेस को काफी दिनों से पछाड़ा है और काफी लोगों के साथ में ये हो रहा है। इनका डेटा लेके इनके साथ में अलग अलग तरीके के साइबर फ्रॉड्स हो सकते हैं, जो कि आप बैंकिंग फ्रॉड हो सकते हैं, या डिजिटल वैलेट फ्रॉड हो सकते हैं, या फिर इनकी आइडेंटिटी मैट्रिमोनियल साइट्स पे बना के इनके नाम से कुछ फ्रॉड हो सकते हैं। तो डेटा जो आपका चला जाता है और इसके साथ में जो इसको अटैचिंग पैरामीटर्स जाते हैं, इससे कई तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं, जिसको आपके अगले लाइफ में आपको इश्यूज हो सकती हैं। क्योंकि ये डेटा से आप कैसे पासवर्ड रखते हैं या कैसे पिन नंबर रखते हैं, इसका जो पैटर्न है वो भी क्रिमिनल्स को पता चल सकता है। और अगर अभी आपने बहुत सारी चीजें जो चेंज नहीं कर दी, तो आपका शॉपिंग पैटर्न भी रिवील हो जाएगा। तो आपको उल सुलूल फोन आने लग जाएंगे जो कि ई कॉमर्स वालों कंपनी से होंगे, या आपका जो प्रोफाइल बना होता है मार्केट में, वो प्रोफाइल को एक अलग तरीके से भी इन जो एडटेक वर्ल्ड है उसको पेश किया जाएगा। तो काफी दिक्कतें हैं जब आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा लीक हो जाता है। और मैं तो ये जो लास्ट टाइम भी जब जोमेटो जैसी कंपनी का डेटा लीक हुआ था, या बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का डेटा लीक हुआ था, ऐसा कोई सरकार का कदम या फिर जो हमारे यहाँ पे क्लास एक्शन का जो ऑप्शन है, हर एक जो इसका जो ग्राहक है, अगर वो उठ के इनके खिलाफ केस कर देता है कि उसने रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, मतलब जो सिक्योरिटी उनको करनी चाहिए थी वो नहीं की, और उसके बदौलत हमें ये लॉस हुआ है। क्योंकि जब ग्राहक उनको डेटा देता है तो आप सुरक्षित रखेंगे ये सोच के ही देता है, आपने थोड़ी हमसे कहा था कि हम सुरक्षित नहीं रखेंगे। तो अगर आपका सुरक्षा में आपकी सेंध लग गई है तो आप ही पूरी तरह से उसको जवाबदार है। और ये जो ग्राहक अगर इन पे कोई केस डालता है या सिविल चलता है, इसमें तो बड़ा भारी इनको कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस मिलना चाहिए। और एक केस तो साइबर स्पेस में बनता है तभी ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं या फिर जो भी ऐसी कंपनियां जो ग्राहकों का डेटा रखती है, वो सुरक्षा के लिए कुछ पैसा खर्च करेंगी। साइबर सुरक्षा के प्रति जो इनका बजटिंग होता है वो बहुत ही कम होता है, और उसको सरकार ने भी कहीं कहा नहीं है कि भाई आप 2% रखिए, 5% रखिए, 10% रखिए आपके स्पेंड का। तो जब तक ये सरकार कहीं ना कहीं रूल नहीं ले आती कि भाई आप अपना 10%, 15% आप साइबर सिक्योरिटी के प्रति खर्च कीजिए, तब तक ये साइबर सिक्योरिटी के प्रति कोताही करेंगे और ग्राहकों को नाहक अपनी आइडेंटिटी थेफ्ट, अपने फैमिली के डिटेल्स, अपना जो आप क्या खरीदते हैं, क्या यूज करते हैं घर में, हाँ। इसके बारे में डिटेल्स आपको पब्लिक मार्केट में रिलीज होती रहेगी। बिल्कुल, हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और मैंने आपसे पहला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अब आगे डेटा चोरी ना हो और उसके लिए क्या करना चाहिए। जब ऑनलाइन शॉपिंग आप करें, अभी दिवाली का त्योहार है और बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, तो अब जब आगे आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए कि आपका डेटा सुरक्षित रहे। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मैंने पहला सवाल इसलिए पूछा कि जिन 2 करोड़
यूजर्स का डेटा लीक होने की बात यहां पर की जा रही है। अब उनके मन में ये शंकाएं होंगी कि अब उन डेटा का क्या गलत इस्तेमाल होगा। तो अब विराग गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जो बात प्रशांत माली जी ने कही कि बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है, जो डेटा चोरी हुए हैं उसके जरिए आपका जो आइडेंटिटी है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, आपकी फोटोज को गलत जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब आप बताएं कि कानूनन क्या अधिकार है उन लोगों के पास जिनका डेटा चोरी हुआ है या उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। साइबर लॉ में इसके लिए क्या प्रावधान है, कहां पर जा सकते हैं ताकि जो डेटा चोरी हुए हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए, उसको रोका जा सके। इसके लिए साइबर लॉ में क्या प्रावधान है सर? नहीं, देखिए मृत्युंजय जी, हम लोग इस विषय पे कई बार बात कर चुके हैं और दुर्भाग्य ये है कि स्थिति जस की तस बनी हुई है और पिछले कई सालों में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और बड़े आश्चर्यजनक तरीके से सारे डिस्क्लोजर्स विदेश से आते हैं। ये डिस्क्लोजर 14 अक्टूबर को विदेश से आया और 1 नवंबर को कंपनी को पता चला और अभी तक कहीं से सरकार से या सरकारी एजेंसियों से कोई आहट नहीं मिल रही है जनता को। मैं अभी इन कंपनी के बारे में देख रहा था, पिछले साल इनके शायद 1 करोड़ यूजर्स थे और इसका मतलब इनके पूरे यूजर्स का डेटा पब्लिक डोमेन में आ गया है। जब तक इन कंपनियों के ऊपर पेनाल्टी की सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी और उस पेनाल्टी से कंपनसेशन यूजर्स को नहीं मिलेगा, तब तक ये डेटा की जो ये सेंधमारी है ये रुकने वाली नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि डेटा प्रोटेक्शन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों ने जजमेंट दिया। जैसा प्रशांत जी बोल रहे थे, आईटी एक्ट में सेक्शन 43 है, सेंसिटिव पर्सनल डेटा के बारे में अनेक रूल्स हैं और जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी फिर से बैठ के नए तरीके से इसमें अपनी एक बैठकें कर रही है। लेकिन असली कानून कि देश में जनता का डेटा जब चोरी हो या दुरुपयोग हो या बिक्री हो तो उसमें जनता अपना हक कैसे स्थापित करे, उसकी सुरक्षा कैसे हो। आज देश में बड़ा दुर्भाग्य ये हो गया कि एक्सीडेंट होता है तो हम लोगों से बोलते हैं कि सीट बेल्ट लगाओ, अगर कोरोना फैलता है तो हम बोलते हैं मास्क लगाओ। अब कोई जब डेटा चोरी की घटना होती है हम बोलते हैं कि पासवर्ड सुरक्षित रखो, लेकिन ये जो डेटा चोरी की घटना हुई है इसका पासवर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आपने एक बात बोली कि हम ऐप में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको सही तरीके से पढ़ के एग्री करें, लेकिन एक भी अच्छा ऐप बता दीजिए जहां पर आपके पास डिस्क्रिप्शन हो, जहां पर चॉइस हो और जिनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एक तरफा हैं। भारत का कानून, भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत की राष्ट्रीय व्यवस्था, जो हमारा कंपटीशन कमीशन है, ट्राई है, ये सारी संस्थाएं मौन हैं और हम एक डेटा उपनिवेशवाद के एक खतरनाक दौर में पहुंच गए हैं। जनता को चीन के साथ लद्दाख में जो बॉर्डर हो रहा है उसका संकट दिखता है, लेकिन चीनी कंपनी अलीबाबा की बिल्कुल नहीं। मृत्युंजय जी, चीनी कंपनी अलीबाबा, सर आप बहुत सही बात कह रहे हैं विराग जी। मैं सर एक चीज और जोड़ना चाहता हूं इसमें, कंपनी बैक कंपनी के माध्यम से मैं एक चीज सर जोड़ना चाहता हूं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैं ये जानना चाहता हूं, जो आपने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके ऊपर लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मैं चूंकि ताजा मामला बहुत गंभीर मामला है, मैं ये जानना चाहता हूं कि डार्क वेब पर ये बताया जा रहा है कि है और 30 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। हैकर ये दावा कर रहा है कि 30 लाख में इसे बेच सकता है। क्या इसको अभी रोका जा सकता है क्या? मतलब इसका कोई तरीका है क्या, चाहे वो टेक्निकल फ्रंट पे हो या लॉ के फ्रंट पे हो, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो पाए? इसको अभी रोकने का कोई तरीका है क्या? जो चीज देखिए आप इस नहीं, जो चीज पब्लिक डोमेन में आ गई आप उसके दुरुपयोग को नहीं रोक सकते हैं। और इसको 30 लाख रुपए बोल करके हम भारत में जो मनुष्यों की कीमत है हमने जानवरों से बदतर कर दी। 2 करोड़ लोगों का डेटा 30 लाख रुपए में, जैसे माइनिंग में बालू निकलती है वहां पर 500 रुपए की बिकती है, लेकिन शहर आते आते उसकी कीमत 5000 रुपए होती है। ये 30 लाख रुपए का डेटा नहीं है, ये सैकड़ों करोड़ रुपए का डेटा है और सैकड़ों करोड़ रुपए के साथ ये लोगों की हिफाजत से, लोगों के जान के संकट से, लोगों की जो राइट टू लाइफ है उससे जुड़ा हुआ है। और राइट टू लाइफ की कोई कीमत नहीं होती है। ठीक बात। 2 करोड़ लोगों की जो सेंसिटिव पर्सनल डेटा से उनके जान की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। हाँ ठीक है, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। अब डॉक्टर प्रशांत माली,
मैं सर आपके पास आता हूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पहले दौर में ये चर्चा इसलिए की ताकि जिन लोगों के डेटा चोरी हुए हैं वो कम से कम जान जाएं, समझ जाएं कि उनके लिए अब आगे क्या रास्ता है। लेकिन अब मैं आपके पास आता हूं प्रशांत माली जी, अब इसी हफ्ते दिवाली का त्योहार है और ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है और खास करके कोरोना काल में ये कुछ ज्यादा ही फल फूल रहा है। तो अब आप जरा सर आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने जा रहे हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका डेटा सुरक्षित रहे, और एक हद से ज्यादा डेटा शेयर अगर करने को कहा जाता है तो ना करें। ये जरा अगर सब सर आप डिटेल में बता पाएं तो हमारे दर्शकों को ये समझने में आसानी होगी कि अगली बार ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाए। देखो, दिवाली है, सभी लोग अभी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और करना शुरू कर दिया है उन्होंने, क्योंकि अलग अलग ई कॉमर्स कंपनी के सेल लगे हुए हैं, तो ये शॉपिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, कई सारे आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अभी एड्स आना शुरू हुई हैं। आपको मन भावन चीजें बताई जा रही है और उनकी दाम का बताया जा रहा है आपको। ऐसी जो वेबसाइट्स जहाँ पे अच्छी चीजें लेकिन दाम कम, ऐसी चीजें जहाँ दिख रही वेबसाइट, उसको 2 बार 3 बार कंफर्म कीजिए कि ये वेबसाइट सही में है या नहीं है। कई सारे मेरे पास अभी केसेस आ रहे हैं जहाँ पे लोगों ने खरीदी तो की है लेकिन माल उनको डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो वेबसाइट ही बंद हो रही है। तो वेबसाइट का जेन्युइन होना सबसे पहले चेक कीजिए। नंबर 2, आपको जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदना है उसमें से, तो क्योंकि एक कंपनी का ब्रांडेड प्रोडक्ट कई लोग बेचते हैं, तो हो सकेगा तो आप उसी शॉप से खरीदिए जो उस कंपनी का शॉप है। नहीं, अगर आपको कोई बहुत ही ज्यादा सस्ते में दे रहा है तो आप उसकी रिव्यूज देखिए, क्योंकि सस्ते में देने वाली चीज सेकेंड हैंड भी हो सकती है, वापस आई हुई भी हो सकती है या पुरानी भी हो सकती है। तो आप उसको चेक कीजिए। नहीं तो हो सकेगा तो आप जितना ब्रांड का शॉप होता है, हर ब्रांड का एक शॉप होता है ई कॉमर्स साइट्स पे, वहीं से खरीदिए। तीसरी चीज, अगर आप कोई बड़ी ई कॉमर्स साइट के बिना कोई और कहीं जगह से खरीद रहे हैं तो कभी भी आपको ये कंपनियां कोई लिंक भेजती है तो लिंक में पेई कौन है उसे चेक कीजिए, क्योंकि कंपनी का नाम एक होता है और पेई जिसे आप पैसा देते हैं वो कोई और हो जाता है। और फिर आप कल मुकदमा भी करने चले जाए तो वो बोलेंगे तो इन्होंने हमें पैसा दिया ही नहीं, कि मेरे कंपनी का नाम ये है और इन्होंने किसी और को, मतलब मनी म्यूल्स को अपने पैसे ट्रांसफर कर दिया, तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। सबसे बड़ा फ्रॉड हो सकता है जी। चौथी और इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अगर आपके वैलेट से, डिजिटल वैलेट से या यूपीआई से या कहीं से भी आप इसे खरीदते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपका जो वैलेट है उसमें एक पासवर्ड लगा हो, आपके मोबाइल पे पासवर्ड लगा हो, और आप किसी को भी ट्रांसफर पैसे ना करें, आप उसी को करें जो उसका ऑथराइज सेलर हो। और आप जब भी ये सब करते हैं तो उसके पहले आप रिव्यूज देखें, इंटरनेट पे रिव्यूज देखें, कई सारी वेबसाइट्स होती हैं, इस पे उसका रिव्यू समझ में आता है और वो ब्रांड सचमुच है कि नहीं, उसको आप पहले खंगालिए और फिर ही ई कॉमर्स पे जाके आप शॉपिंग कीजिए। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पर डेटा चोरी की खबरें लगातार आ रही हैं। विराट गुप्ता जी, मैं आपसे यही सवाल पूछना चाह रहा था कि कुछ ऑनलाइन जो शॉपिंग कंपनियां हैं वो कुछ ज्यादा जानकारियां मांगती हैं और कुछ कम मांगती हैं, तो क्या इसको लेकर साइबर लॉ में कोई स्पष्ट निर्देश है कि कंपनियां कितनी जानकारी मांग सकती है, या जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने जाऊं तो मुझे क्या क्या जानकारी देनी चाहिए, और उससे अगर ज्यादा जानकारी मांगी जाए तो मैं समझ जाऊं कि ये गलत जानकारी मांगी जा रही है और ये कंपनी ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया है। दिक्कत ये है कि जब आप इन कंपनियों और इन कंपनियों के टर्म्स एग्रीमेंट की बात करते हैं तो देश में इतने सालों से अभी तक ई कॉमर्स के बारे में सही कानूनी कोई परिभाषा ही अभी तक विकसित नहीं हुई। न ही ई कॉमर्स कंपनियों की कोई डेफिनेशन, न ही कोई इनका रेगुलेटर वाला कौन रेगुलेटर है, और न ही कोई इस तरीके का कोई डेटा का अधिकार दिया गया कंज्यूमर्स को, जो आप सिविल प्रोसीजर कोड या आईपीसी या आईटी एक्ट में जाएंगे तो कंपनीज एक्ट में जाएंगे तो हो सकता है मिल जाए। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातों को डिसीजन नहीं लिया गया तो छोटी बातों के बारे में तो कोई परवाह ही नहीं करता। डेटा चोरी के मोटे तौर पे 4 कारण हैं। पहला कारण है जब साइबर अटैक होता है, दूसरा कारण है जब सिस्टम में कोई फेलियर होता है, तीसरा कारण है जब कंपनी में कोई आदमी डेटा को ह्यूमन एरर से या जानबूझ करके बेच देता है, और चौथा जब कस्टमर किसी तरीके से उसकी लापरवाही होती है। लेकिन जो बिग बास्केट के डेटा की जो ये लीकेज का मामला है,
इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है। हमने कितनी, और वो बोल रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम है, वो बोल रहे हैं कि आपके पर्सनल डेटा तो लीक हो गए हैं, फाइनेंशियल डेटा हमें लगता है कि अभी तक सेफ हैं। तो ये इस बात को समझना जरूरी है कि इस कंपनी, और ये पहला मामला नहीं है, इस तरीके के सैकड़ों मामले हो रहे हैं, और हम छोटी छोटी जो चैन पुलिंग, जो चैन झपट की चोरी के मामलों में हम तुरंत कार्रवाई करते हैं, पर इन बड़ी कंपनियों के खिलाफ पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में एक भी बड़ी पेनल्टी नहीं लगी है। और जब हम बात करते हैं हर बार एक नए तरीके से एक डेटा जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, और उसको देख करके एक शेर याद आता है कि मरीज तो मर गया, बुखार देखते रहे। हम पूरा डेटा उपनिवेशवाद के चंगुल में आ गए हैं, और ना ही बड़ी चीजें, ना ही छोटी चीजों का ना कानून बना है, ना कानून को लागू करने की व्यवस्था बनी है। अब अगर इस 2 करोड़ में कोई एक आदमी इस कंपनी से हर्जाना लेना चाहे या इसको प्रोसिक्यूट करना चाहे, तो उसके लिए हमारे पास कोई व्यवहारिक कानून नहीं है। जैसा प्रशांत जी ने बोला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान किया गया था उसमें एक क्लास एक्शन सूट का, कि लोग कलेक्टिवली इन कंपनीज को सू कर सके, लेकिन ऐसा कोई हमारे पास व्यवहारिक मॉडल नहीं है। तो हम जब डिजिटल स्पेस में जा रहे हैं, देश की वित्त मंत्री बोल रही हैं कि आप लोग डिजिटल लेन देन ज्यादा करें, तो सुरक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इन निजी कंपनियों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, जिनमें चीनी निवेश है, जिसमें अमेरिकी निवेश है, और ग्राहकों की सुरक्षा करना राज्य का काम है। ठीक बात है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि इसको लेकर कोई पुख्ता कानून नहीं है, और इसी के अभाव में बड़े पैमाने पर इस तरह की घटना हो रही है। अब प्रशांत माली जी, आपने एक बात का जिक्र किया, आपने कहा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ध्यान से रिव्यू को भी पढ़ें अलग अलग जगहों पर जाकर, लेकिन कई बार यह भी देखने को आता है कि जो रिव्यू है उसको भी मैनिपुलेट किया जाता है। तो आप उसको सर पकड़ने का कोई तरीका है क्या, जिससे हम ये पकड़ पाए कि ये रिव्यू जेन्युइन है या फेक है? इसको लेकर कुछ आपके पास टिप हो तो जरा बताएं। ये सबसे बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि रिव्यूज भी आजकल मैनिपुलेट हो जाते हैं। मुंबई पुलिस तो उस पर एक एफआईआर लगा के उस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कैसे ये बेचा और खरीदा जाता है रिव्यूज। लेकिन जो खरीदार होता है, ई कॉमर्स का खरीदार होता है, तो ये पता होता है कि कौन से वेबसाइट में कौन सी रिव्यू देखनी है। अगर उसी वेबसाइट में अगर आप रिव्यू देखो, आपको अगर रिव्यूज देखना है तो आप जो 1 और 2 के पॉइंट्स होते हैं ना उसको पढ़िए। अब 5 पॉइंट देने वाले को पढ़िए मत। 1-2 जो पॉइंट दिए ना वो दिल जले होते हैं, उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ होता है या उनको कुछ बुरी चीजें मिली होती है, तो 1-2 वाले पॉइंट्स और उनकी जो कमेंट्स है उसे पढ़िए। फिर कई सारे वेबसाइट्स होती है जहाँ जिसमें प्राइवेट रिव्यूज किया जाता है, आप उसे पढ़िए। कई बार आपको सिर्फ एक वेबसाइट का नाम और आगे फ्रॉड लिख देने से, गूगल पे जाइए, आप लिख दीजिए बिग डील और आगे फ्रॉड लिख दीजिए, और अगर आपको समझ में आया कि ये फ्रॉड वेबसाइट है तो वो जो फ्रॉड वेबसाइट के बारे में चर्चाएं आपको शुरुआत के ही स्क्रीनशॉट्स में दिखने लगेगी। तो ऐसे कोई भी नाम कि कोई भी वेबसाइट का नाम या कोई भी आइटम आप खरीदना चाहते हैं तो उसके आगे फ्रॉड या उसके आगे चीटिंग, ये ऐसे 2 शब्द डाल के अगर आप गूगल में सर्च कर लेते हैं तो कहीं पे भी इस बारे में वार्तालाप हो रहा हो तो वो पॉपअप हो जाएगा और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वेबसाइट है ये फ्रॉड है या इसके साथ में इतने सारे प्रॉब्लम हुए हैं। कई सारी वेबसाइट्स भी है, consumercomplaints.in या grahak.in या grahaksewa.in, ये सारी प्राइवेट वेबसाइट है। मैं इनको स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन वेबसाइट से आपको एटलीस्ट कई बार मालूम पड़ जाता है कि इस कंपनी के बारे में क्या लिखा बोला जा रहा है। मैं ये बिग बास्केट के बारे में और एक बताना चाहूंगा कि मार्केट में खबर थी कि इस कंपनी को बेचा जा रहा है या कोई इसे खरीद रहा है, कोई बड़ा ग्रुप इसे खरीद रहा है, तो इसके चक्कर में भी इसका डेटा लीक शायद किया गया हो ताकि इसकी जो वैल्यूएशन है वो, ये इंडस्ट्रियल स्पिनऑच का मामला भी हो सकता है ताकि इसकी वैल्यूएशन कम हो जाए या इसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो कम हो जाए ताकि इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो सके। क्योंकि मार्केट में ये सब चलता है, इंडस्ट्रियल स्पिनऑच जो होता है जिससे आपकी शेयर का भाव कम ज्यादा कर सकते हैं या आपका नाम मार्केट में कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको साइबर कूटनीति के तहत साइबर सिक्योरिटी के हादसा बना के भी इसे यूज किया जाता है। और ये जो बिग बास्केट का जो किस्सा हुआ है, ठीक बात है, वो अलग मसला हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये अलग मसला हो सकता है। लेकिन हमने जो चर्चा की है उसका हमारा मेन मकसद ये है कि ये तो सिर्फ मान लीजिए अभी बिग बास्केट का मामला आया है और ये दावा किया गया है साइबर की तरफ से, ये दावा कोई हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये जो डेटा लीक के मामले हैं वो अलग अलग कंपनियों की तरफ से आ रहे हैं, तो लिहाजा कैसे बचा जाए इससे, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए
और ये बहुत जरूरी है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि उसको बहुत ही गंभीरता से लें। ऐसा नहीं कि मन में आया, बैठे मोबाइल पर और आपने कुछ भी बुक कर दिया, जो भी डिटेल्स आपसे मांगे गए आपने दे दिए। बहुत ही गंभीरता से सोच विचार कर जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो कितनी सही जानकारी मांगी जा रही है उसको आप ध्यान से पढ़ें, रिव्यू पढ़ें, रिव्यू को क्रॉस चेक कैसे करें, ये बात प्रशांत माली जी ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखें, तब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें और ये बहुत हद तक प्रयास करें कि जो भी आप जानकारी दे रहे हैं बहुत ही अलर्ट होकर दें ताकि आपका डेटा सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत माली जी आपका और विराग गुप्ता जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान, किन किन बातों का ख्याल रखें। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।